पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में हो रही राजनीतिक उठापटक अब खत्म हो गई है। देवेंद्र फडणवीस, जिनका नाम लिया जा रहा था कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ और एक बड़ी घोषणा में एकनाथ शिंदे, जो बागी विधायकों के नेता रहे हैं, उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का एक बड़ा ऐलान आज शाम को हुआ। उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है और बाकी विधायक जो पिछले 10 दिनों से पहले गुजरात और फिर असम के गुवाहाटी और फिर महाराष्ट्र के गोवा में बैठे थे, उनकी एक तरह से जीत हो चुकी है। इन 10 दिनों में कैसे गिरी है महाविकास आघाड़ी की सरकार, बताएंगे आपको 10 बड़े पॉइंट। उद्धव ने अपना इस्तीफा एक फेसबुक लाइव में दिया और उन्होंने कहा कि मुझे फ्लोर टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, मैं सीएम पद छोड़ रहा हूं। उन्होंने विधान परिषद सदस्यता से भी अपना इस्तीफा दे दिया और ठाकरे ने कहा कि मेरे पास शिवसेना है और इससे मुझे कोई नहीं छीन सकता। आज बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि 2019 में जब सरकार बनी थी तब ये उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी और शिवसेना, जो कि हमेशा से अलायंस पार्टनर्स रहे हैं, उन्हीं की सरकार बनेगी। मगर रिजल्ट्स के बाद शिवसेना ने अपना रुख कांग्रेस और एनसीपी की तरफ किया और हिंदुत्व और वीर सावरकर की विरोधियों के साथ अपना हाथ मिलाया। उन्होंने ऐलान किया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी और 16 निर्दलीय नेताओं के समर्थन के साथ सरकार बनाई जाएगी। ये पूरा प्रकरण 20 जून के करीब शुरू हुआ, जब विधान परिषद के चुनाव होने वाले थे। उसके कुछ समय बाद एकनाथ शिंदे, जिन्हें शिवसेना का बड़ा लीडर माना जाता है, उद्धव ठाकरे के बाद इन्हीं का बड़ा नाम है शिवसेना में, पता चलता है कि वो गायब हो जाते हैं और उनके साथ साथ 11 विधायकों के गायब हो जाने की भी खबर सामने आई और ये पता चला कि वो गुजरात के सूरत में जा पहुंचे हैं। बाद में ये पता चलता है कि 11 एमएलएज के साथ वो सूरत में हैं और एक बड़े होटल में बैठे हैं। उद्धव ठाकरे ने तभी एक बड़ा बयान दिया और शिंदे को पार्टी विप की पोजीशन से हटाया और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि और एमएलएज कहीं बागी ना हो जाएं। इसी प्रकरण में उन्हें मुंबई के अलग अलग होटल्स में रखा गया। इसी सब के बीच एकनाथ शिंदे ने एक अनाउंसमेंट किया और कहा कि उद्धव ठाकरे का जो अलायंस है महाविकास आघाड़ी के साथ, वो किस तरह से अननेचुरल है और असली शिवसेना उनकी शिवसेना है। इसके बाद 40 से ज्यादा एमएलएज का समर्थन होने की पुष्टि शिंदे ने की और उनकी एक फोटो भी सामने आई गुवाहाटी के इस होटल से, जिसमें वो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए इन सभी एमएलएज के साथ। 22 जून को जब ये शक्ति प्रदर्शन उद्धव ठाकरे ने देखा तो उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि वो मुख्यमंत्री की पोजीशन से और शिवसेना की लीडरशिप पोजीशन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, मगर बागी एमएलएज को सामने आकर के अपना चेहरा दिखाना होगा और यहाँ पर मुंबई में बैठकर उनसे बात करनी होगी। ऐसी अनाउंसमेंट उन्होंने की और मुख्यमंत्री का जो ऑफिशियल रेजिडेंस होता है वर्षा, उसे छोड़कर वो अपने प्राइवेट रेजिडेंस मातोश्री में लौट गए। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, एक सिंबॉलिक प्रदर्शन उन्होंने भी अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ किया। उसके साथ साथ शिवसेना ने पूरी कोशिश की कि एकनाथ शिंदे के समेत जो एमएलएज हैं, बागी एमएलएज हैं, उनको वापस बुलाया जाए, उनके साथ नेगोशिएशंस हो। और इसी समय पर लगातार संजय राउत से लेकर के शरद पवार बार बार ये कह रहे थे कि किस तरह से इस पूरे तख्ता पलट को कंट्रोल में ले जाया जाएगा और सरकार शिवसेना की बरकरार रहेगी, उद्धव ठाकरे की बरकरार रहेगी। इसी कड़ी में उन्होंने एकनाथ शिंदे समेत बाकी बागी एमएलएज को, यानी कि 16 लोगों को डिस्क्वालिफिकेशंस के नोटिसेस दिए। ये नोटिसेस डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल के द्वारा पहुंचाए गए। इसके बाद ये पूरा मामला और इंटेंसिफाई कर गया। ये नोटिसेस 25 जून को उनको दिए गए थे। ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बागी एमएलएज हैं, डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस के रिप्लाई करने के लिए उनको समय देना चाहिए और 12 जुलाई तक का टाइम उनको दिया गया और 11 जुलाई तक एक स्टेटस को मेंटेन करने की बात पहले सुप्रीम कोर्ट ने कही। ये पूरा फैसला एक वेकेशन बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारजावाला शामिल थे, उन्होंने कहा कि एमएलएज को हार्डली 48 घंटे का समय दिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पे जवाब देने के लिए और उन्हें और लंबा समय देना चाहिए।
पर यह मामला वहीं नहीं थमा, ये मामला और इंटेंसिफाई हो गया। इसी बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य विधान भवन के सचिव को एक शक्ति परीक्षण करने का ऐलान किया और उन्हें कहा, यानी कि एक फ्लोर टेस्ट की बात हुई, एक फ्लोर टेस्ट की घोषणा हुई। इस फैसले को शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष अदालत ने 3 घंटे से अधिक समय पे ये सुनवाई की और बड़ा एक फैसला दिया, जो रात के 9 बजे यानी कि 29 जून को ये फैसला रात के 9 बजे सामने आया। कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसे शिवसेना के जो बागी एमएलएज हैं उनकी एक विक्ट्री दर्शाया गया। इस पूरे फ्लोर टेस्ट के प्रकरण के खिलाफ शिवसेना ने बोला कि ये सरासर सही नहीं है और उसको उन्होंने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। पर जब सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, तब उद्धव ठाकरे ने अपना फाइनल ऐलान किया था और ये कहा कि अब वो रिजाइन कर रहे हैं मुख्यमंत्री की पोजीशन से। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो सियासी संकट उभरा और पिछले 10 दिनों से उभरा, उसके काफ़ी अंडरलाइंग फैक्टर्स थे, कुछ ऐसी वजहें थीं जिनकी वजह से ये पूरा सियासी संकट उभरा। बार बार ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है उद्धव ठाकरे की और महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराने की, और उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस की भी मुलाकात होम मिनिस्टर से हो रही है, केंद्र सरकार से हो रही है। इस तरह के इल्जाम भी बड़े स्तर पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से सामने आए। 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर आधारित करके इस पूरे मामले को उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक तरह से दिखाया जा रहा था। क्या है वो फैक्टर्स, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला बड़ा फैक्टर जो लगातार एकनाथ शिंदे और बागी एमएलएज बोल रहे थे वो यही था कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की राजनीति को छोड़कर ऑपोजिशन पार्टीज के साथ हाथ मिलाया है और हिंदुत्व की राह को वो छोड़ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात जो लगातार बागी एमएलएज और एकनाथ शिंदे कर रहे थे वो ये था कि उद्धव ठाकरे जो अपने ही लोगों के साथ जुड़ने में सक्षम नहीं रहे हैं, उतने वो तत्पर नहीं रहे हैं अपना दायित्व निभाने के लिए। ये दूसरी बड़ी चीज थी जो कही जा रही थी। और तीसरी बड़ी चीज यानी कि जो करप्शन के चार्जेस हैं अनिल देशमुख और नवाब मलिक के साथ और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने उनकी जो पेशी चल रही थी, उसको भी इस पूरे प्रकरण में एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ा एंगल माना जा रहा था। अब जब महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर चुकी है, उद्धव ठाकरे रिजाइन कर चुके हैं और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर के सामने आने वाले हैं, तो कुछ बड़े सवाल हैं जिस पर लोगों को गौर करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। एक बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जब एक नागरिक वोट करने जाता है और एक सरकार के लिए अपना वोट देता है, तो उसका क्या महत्व रह जाता है जब इस तरह के ऑपरेशन कमल द्वारा एक डेमोक्रेटिकली लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है। दूसरा बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है इस पूरे प्रकरण में वो ये है कि किस तरह से दल बदलू कानून, जिसमें ऐसा एंटी डिफेक्शन लॉ है जो इसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग पर लगाम लगाता है, वो कानून कितना सक्षम है। ये कुछ बड़े सवाल हैं जो सामने आए हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।